हेलो एवरीवन, दिस इज एम्पेरियल एएलपी। और आज हम बात करेंगे कैसे 10 दिनों में एएलपी 2025 जो कि जिसका एग्ज़ाम जनवरी 13 और 16 17 18 को शेड्यूल हुआ है उसको क्रैक करें। एक्चुअली मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ है। मेरा जो 2024 का वैकेंसी था उसमें मेरा एएलपी में सिलेक्शन हो गया बिलासपुर जोन से। मेरा मेडिकल हो चुका है, मेरा टीबी और मेडिकल दोनों हो चुका है और पैनल में भी नाम आ चुका है। तब से मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं लगभग जुलाई के बाद से मैंने नहीं पढ़ा है। 24 जुलाई, शायद जुलाई में ही हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था CBAT का, साइको का। उसके बाद से मैंने उतना पढ़ा नहीं है, हल्का फुल्का रिवीजन यही सब हुआ। तो हम लोग टारगेट करेंगे क्या 10 दिन में वापस से रिवीजन करके और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या हम उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के तो हमारे सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, मेनली 3 सब्जेक्ट और एक जनरल अवेयरनेस है। एक सब्जेक्ट साइंस 20 मार्क्स के, रीजनिंग है 25 मार्क्स के, मैथ 20 मार्क्स के और 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स से पूछ जाते हैं। अगर CBT 1 2024 के कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे, जनरल की बात करें तो 35 to 40 रॉ मार्क्स जिनके थे बहुत सारे जोन में क्लियर कर गए हैं। और वैसे ही 5-10 नंबर आप कम करिए तो मिनिमम 30 के आसपास में सबका CBT 1 क्लियर हुआ है। तो हम लोग को लगभग टारगेट करना चाहिए, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई है तो हम लोग को टारगेट करना चाहिए 50 मार्क्स एटलीस्ट रॉ मार्क्स। अगर हम बात करें 45 to 50 और पूरा अगर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो 52 मार्क्स के, 50 मार्क्स के आसपास आप टारगेट करिए। मेरे पहले वाले एग्जाम में CBT 1 में 2024 में 52 रॉ मार्क्स थे जो बढ़ के आई थिंक 78 या इसी के आसपास है, 75 78 मुझे याद नहीं उतना। बाद में कभी आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में दिया या शॉर्ट्स में आपको दिख जाएंगे। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो हम लोग पहले अगर देखें तो साइंस में मिनिमम मार्क्स टारगेट करने जाए तो 12 होता है, लेकिन हम लोग 15 टारगेट करेंगे। और मैथ्स में हम लोग टारगेट, मैथ थोड़ा सा मेरा रिवीजन में नहीं है, बट आपके अगर मैथ्स ठीक है और बहुत सही है तो आप 14 15 16 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। मैं उतना नहीं बोलूँगा कि आप इतने नंबर ला लीजिए, इतने नंबर ला लूँगा, फालतू की बातें नहीं करेंगे। जितना अभी 10 दिन में कर सकते हो उतनी बातें करते हैं। आप 15 साइंस के लिए टारगेट करिए, 15 साइंस के लिए करिए, 23 एटलीस्ट, क्योंकि रीजनिंग उतना भी टफ नहीं है। रीजनिंग 10-15 एक डेढ़ महीने का पूरा सिलेबस है मेरे इस ख्याल से, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है। तो अब मैं मार्क्स टारगेट करूँगा 23 रीजनिंग के लिए, 22 to 23 रखिए। 12 मैथ्स के लिए टारगेट करूँगा तो हो जाएंगे मेरे 23 + 12 इज़ अप्रॉक्स 35। और मैं 15 साइंस के लिए करूँगा तो मेरे 50 मार्क्स हो जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग मेरे लिए काफ़ी आसान है। मैंने हर बार 25 में से 23 24 ऐसे स्कोर किया। मैंने जेई भी दिया है, LP भी दिया है, टेक्नीशियन भी दिया था। टेक्नीशियन का मुझे उतना पता है, मेरा जेई 8 मार्क्स से रह गया था, मेंस में प्री क्लियर हुआ था। और तो यही बात है, हम लोग अभी LP को टारगेट करते हैं, बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो NCERT क्लास 9th 10th इसको मेन स्ट्रीम में रखेंगे, मतलब इसको ज़्यादा हम लोग इसको ज़्यादा रिवीजन करेंगे, इसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में, मैं आज से हम लोग टारगेट स्टार्ट करते हैं तो मैं रोज़ के शॉर्ट्स बनाऊंगा जो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स मैं रोज़ पढ़ने वाला हूँ, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर वीडियोज़ में। और एक बात मैं भूल गया, जनरल अवेयरनेस से भी आप 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपने हल्का हुल्का इधर उधर न्यूज़ रिलेटेड चीज़ देखी है आपने, तो 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस से भी। इसको भी काउंट करेंगे। मैं जनरल अवेयरनेस को उतना काउंट नहीं करता क्योंकि मैं 10 मार्क्स के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने जाता किसी एग्ज़ाम में। हाँ, NTPC में बात अलग है, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है तो आप उसके लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वेटेज उतना है नहीं, प्लस करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो क्यों 10 मार्क्स के लिए इतना आप उधर भागोगे। उससे अच्छा है कि जितना एफर्ट आप जनरल अवेयरनेस के लिए लगाओगे उससे उतना ही टाइम आप अपने सब्जेक्ट में रिवीजन में दो, मॉक में दो। तो आप जितने मार्क्स, अगर 5 से 8 मार्क्स, 5 मार्क्स भी लाते हैं, 5-6 मार्क्स भी बोलता हूँ, तो 5-6 मार्क्स आप रिवीजन करके आप अपने मेन सब्जेक्ट मैथ या रीजनिंग या साइंस में से तीनों में से इम्प्रूव कर लेंगे। तो मैं जनरल अवेयरनेस को की तरफ नहीं जाता ज़्यादा। मैं आपको भी यही कहूँगा, लेकिन आपका जो बेटर है आप देख लो। अगर आपका अच्छा है तो आप उस पर टारगेट करो। आपके मैथ थोड़े से वीक हैं तो आप जनरल अवेयरनेस से निकाल लो। यही सही अप्रोच है मेरे ख्याल से। और बात रही सिलेबस की, तो मैं वीडियो में एक जगह पिन कर दूंगा चैप्टर की लिस्ट मैथ्स के, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के,
और रीजनिंग के, बस ये 3-4 सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इनको हम एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे, प्लस हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे। नोट्स मैंने बनाए थे, खुद से बनाए, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और मैंने साइंस मैग्नेट का कोर्स लिया था। और रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वार्षिनी से पढ़ा था बहुत पहले, अब तो मेरा कोर्स एक्सपायर भी हो गया, 2 साल हो गया लगभग, 1-1.5 साल 2 साल हो ही गया। तो मैंने वो, उसका मैं रिवीजन ही करता हूँ बस। मैथ्स मैंने आदित्य वशिष्ठ सर से पढ़ा था और बेसिक से पढ़ा था, तो मेरे एकदम मैं टाइप वाइज करके पढ़ता था, तो मेरे उसके भी नोट्स हैं, तो मैं उससे ही रिवीजन करूँगा। और मैं क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे चाहे या बनेंगे, मैं डिस्कस करूँगा शॉर्ट्स में। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 10 दिन में क्या क्लियर कर पाते हैं कि नहीं फिर से। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी आप ये मत सोचो कि क्लियर नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं जब पढ़ रहा था मैं पूरी मेहनत करता था, कह सकते हो। मैं जब पढ़ता था तो सीरियसली पढ़ता था, जितना पढ़ता था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं नहीं कहूँगा कि मैं 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ता था, मैं 6-7 घंटे ऑन एवरेज लेके चलो, तो मैं एवरेज लेके 6-7 घंटे पढ़ता था। लेकिन जब पढ़ता था एकदम सीरियसली पढ़ता था, टॉपिक नोट्स, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मैं ज़्यादा उसके बारे में। लेकिन बैकग्राउंड में आप जो सोचते हो वो भी करता है कि आप बाद में सोचो कि क्या डाउट, खुद में एक सेल्फ डाउट ला लो कि नहीं होगा, होगा। ऐसा मत करो, आप सोचो कि होगा, आप कर रहे हो मेहनत, आपका होगा। और टारगेट करो, रोज़ के स्ट्रेटजीज बनाओ, सुबह या आप रात में ही बना लो, जैसे कि मैं अभी आज रात में बना लूँगा, तो कल से मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप रात में ही बना लो कि मेरे को ये सब्जेक्ट कल पढ़ना है, सुबह उठो, सुबह में लग जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, टारगेट कंप्लीट करो और पढ़ते जाओ। टेस्ट दो, आई थिंक मैं सेक्शनल तो 3 दूंगा, फिक्स है। और फुल टेस्ट के लिए मेरे पास टाइम बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ही, एटलीस्ट देखूंगा फुल टेस्ट के लिए। अभी सेक्शनल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेक्शनल टेस्ट दूंगा, रिवीजन करूंगा, सेक्शनल टेस्ट दूंगा, रिवीजन करूंगा। फिर लास्ट के जो 5 दिन या 5 दिन, आई थिंक लास्ट के 5 दिन जो बचेंगे, अभी तो सिटी इंटीमेशन भी नहीं आया है, तो लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे तो हम उसमें फुल टेस्ट भी लगाएंगे। आई थिंक 5 फुल टेस्ट सही रहेंगे। एक्चुअली एग्ज़ाम लाइक बिहेवियर, एग्ज़ाम लाइक सॉरी एक्सपीरियंस पता चल जाएगा हम लोग को, जैसे मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन अभी जो गो थ्रू होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ऐसे ही करेंगे, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है और हो जाएगा। आप भी करो, आप जनरल 9th-10th के साइंस करो ठीक से, और मैथ्स बेसिक से करो। और जो सर हैं लोग, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ, जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनके सॉल्यूशन देखो, फिर वापस से उनके टॉपिक उस टाइप को लिख लो, वापस से उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वापस से मॉक लगाओ। यही सबको, सब जगह आप कहीं भी और भी वीडियोस देखो, आपको सब जगह एक ही पैटर्न मिलेगा, एक ही बात बताया जाएगा। बस बात है कि कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल दूंगा, अगर बोल सकता हूँ कि अगर आप फॉलो करते हो सही बात, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते हो इधर उधर चीज़ों को, क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं करते हो, क्या मतलब टालते नहीं हो कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या फिर टेस्ट लगाते हो उसके बाद उसको एनालिसिस नहीं करते हो। एनालिसिस करते हो तो जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने हैं आप उसको सॉल्व नहीं करते हो, सोचते हो कि ठीक है, छोड़ देते हो। तो क्या फ़ायदा टेस्ट में मॉक लगाने का, जब आप टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते हो, नहीं देखते हो कि आपका वीक सेक्शन क्या है, नहीं देखते हो कि आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, किस में ज़्यादा टाइम लिया। अगर ये सब आप नहीं करते हो तो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप टेस्ट दे रहे हो, बस आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैंने लास्ट के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए थे, आई थिंक 900 के आसपास मैंने टेस्ट दिए थे, सेक्शनल और फुल टेस्ट मिलाकर टेक्स्ट बुक पे। तो इतने सारे टेस्ट दिए थे, और लास्ट में 3-4 महीने जो मैंने टेस्ट दिए थे, मैंने उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था। हर मार्क्स मेरे मैंने 45 के बाद मैं 45 के बाद मैं थ्रेशोल्ड पहुँच गया था, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते थे। लेकिन मेरे मॉक में हमेशा 48, 49, 45 रहते थे, जो कि बाद में एग्ज़ाम में जाकर 52 हो गए। मैंने 55 अटैम्प्ट किए थे, आई थिंक 55 या 56 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 3 गलत हुए थे, तो उसके 1 मार्क्स कटे, तो शायद 52 रहे थे। यही है। तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं, मुझे भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं भी पेपर देने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, आप कमेंट करिए, आप पूछिए अगर कुछ आपको जानना है। मैं एक टेलीग्राम चैनल भी सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँ, जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकें। और अभी के लिए इतना ही। CBT 1 पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 10 दिन बचे हैं, और जैसे ही ये ख़त्म होता है उसके बाद हम CBT 2 के बारे में स्टार्ट करेंगे। CBT 2 भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, CBT 2 आई थिंक आसान ही है CBT 1 से, अगर आपके CBT 1 में मैथ्स और रीजनिंग साइंस सही रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।